आप शेरू प्लेलिस्ट टीवी सुन रहे हैं और अब आप सुनेंगे टेलिम इस्तांबुल सीजन 3 का एपिसोड 42 का हिस्सा 3, जिनके राइटर शेर अफगन हैं। तो आए सुनिए। रेमान दादी ने सैंडविच खाते खाते कहा कि अच्छा हुआ कि आए और अपना बच्चा ले गए। तो सहर ने रेमान दादी के पास आए तो रेमान ने कहा कि क्या हुआ सहर, ऐसे अंदाज से क्यों देख रही हो? सैंडविच खाने आई हो या मुझे? तो सहर ने रेमान को पैसे दिखाए। इतने में काले लिबास वाले डिमला कराचाई के वार्ड पर आ ही जाते हैं। एक बंदा इधर उधर देखकर 4 बंदों को इशारा करके वार्ड के अंदर भेज देता है। रेमान दादी ने कहा कि अब ये पैसे क्यों दिखा रही हो? तो सहर ने कहा कि ये लीजिए, जितनी आपकी पेटी सैंडविच लेके खाली हुई है इसमें से लेके भर लीजिए, पर ये कम नहीं होगे क्योंकि ये किसी की मेहनत की कमाई है। तो रेमान बैग खोल के पैसे लेके आधे से ज्यादा बैग में डाल के चंद टुकड़े सहर के हाथ में थमा दिए और कहा कि इतनी खोद एतमादी अच्छी नहीं, वो भी मुशरिकत के चंद टुकड़ों पर। क्या ये चंद टुकड़ों से एक छत की पनाह ले पाओगी? ये इस्तांबुल है, ये टुकड़े यहाँ ना काफी है। चंद टुकड़े पर नाज करने वाली देखो, जो तुम्हारे हाथ में है वो मुशरिकत की रकम है, चंद टुकड़ों के सिवा कुछ नहीं। और जो मेरे हाथ में है बिना मुशरिकत के है, जैसे मक्खन जो बैग भर के है। और ये कहा कि बैग बंद कर दिया। दूसरी तरफ बंदों ने डिमला की डिब्बे सिप्पे निकाल देते हैं और ऑक्सीजन मास्क भी उतार देते हैं। इधर एक बंदा चारों तरफ नजर घुमा के आखिरकार सहर साहिबा को देख ही लेता है। तो सहर ने रेमान से कहा कि ये चंद टुकड़े एक गरीब का पेट भरने के लिए काफी होते हैं। इतने वो बंदा सहर साहिबा के पास आता है और कहा कि जरा सुनिए मैडम, क्या आप सहर इल्माक्स है? तो सहर बंदे को देखकर बोली कि जी जनाब, क्या कहना है कहिए। तो बंदे ने कहा कि हम आपको लेने आए हैं, तो जो भी अपना शाशो सामान बांध लीजिए और हमारे साथ चली। तो सहर ने कहा कि क्या आपका क्या मतलब? मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हो और आपको किसने भेजा है, जरा आप बताएंगे? तो बंदे ने कहा कि हम हैं मुस्ताफा, कमाल ने भेजा है जो जलाल साहब के खदिम है। तो सहर ने हैरान हो के कहा कि क्या जलाल साहब ने? फिर हौस में आके बोली के जाके उनसे कह देना हम कहीं नहीं जा रहे। तो बंदे ने कहा कि देखिए मैडम, हमारे बारे में बेहतर सोचे और खुद के लिए भी हमारे लिए आसान चीज को मुश्किल ना बनाए, हमें मजबूर ना करे वरना हम। तो सहर ने एकदम कहा कि वरना क्या बताओ ना, वरना क्या क्या कर लोगे? इतने में 4 बंदे डिमला कराचाई को वार्ड से निकाल के ले जाने लगे। तो सहर साहिबा देख लेती है, देखते ही बोली कि ठहरो, मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? रुको जरा। सहर डिमला की तरफ भागी और बंदा सहर के पीछे भागा। सहर ने जाके कहा कि रोकिए, आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, मेरी बहू को कहाँ लेकर जा रहे हो, बताओ जरा। वही बंदा बोला कि आप गलत सोच रही है, हम तो इनको अच्छे और बेहतर हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं जहां इन बेहतर इलाज हो सके। ये सब जलाल साहब का हुक्म है, हम रद्द नहीं कर सकते।
तो सहर ने कहा कि छोड़िए, इसका इलाज यही होगा, जाके जलाल साहब को कह देना कि ये सहर साहिबा का हुक्म है कि जबरदस्ती करके हम जैसे को गुलाम बना के खुद मालिक नहीं बन सकते। कुछ कायदे कानून होते हैं, ये हर किसी पर लागू होते हैं। तो वही आदमी ही इशारा करता है, फिर वो बंदे दमला को वार्ड में वापस ले जाते हैं। फिर बंदे ने कहा कि हम तो आपकी मदद की खातिर आए थे, पर आपने हमें गलत समझा और अब हम जा रहे हैं। वो जाने लगते हैं, पर सहर साहिबा आवाज दी के रुक जाए। फिर सहर साहिबा ने वार्ड के अंदर दमला कराचाई को देखकर वक्त के 1 घंटा पीछे खो गई कि सहर डॉक्टर को, पर क्या डॉक्टर? फिर डॉक्टर ने बताया कि हमारा ख्याल में इनकी याददाश्त जा सकती है। तो जियान ने कहा कि ऐसे कैसे डॉक्टर? कमर में चोट लगी है, दिमाग में नहीं। डॉक्टर ने कहा कि देखिए मिस्टर, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। तो जियान ने कहा कि इसका क्या मतलब? आप ये कह रहे हो कि ये सब कुछ भूल चुकी है? तो डॉक्टर ने ये हो सकता है, पर ये भी हो सकता कि 3 दिन बाद याद आ जाए या फिर कभी नहीं। तो ज़ेन ये सुनकर दुखी हो के बाहर जाने लगा। तो सहर ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो जियान ने कहा कि ये सब जो हो रहा है इन सब से मैं बाहर जा रहा हूँ। तो वो चला जाता है। तो सहर ने क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? फिर डॉक्टर ने कहा कि दुआ ही कर सकते हैं कि सब कुछ याद हो। बंदे ने सहर ख्याल तोड़ डाला, ये कहे कि सहर साहिबा अब कुछ तो बोलिए, हम कब से खड़े हैं। तो रेमान ने कहा कि जाओ जाओ, रुके क्यों हो, जाओ यहाँ से। तो सहर ने कहा कि रुक जाए, हम सब चलेंगे पर एक शर्त पर। तो रेमान ने कहा कि सहर साहिबा ये क्या कह रही हो? तो सहर ने कहा कि रेमान दादी खामोश हो जाए, हम सब चलेंगे। दूसरी जनीब यूनुस डैफ्नी लकड़ियां जलाए बैठे थे, छोटी छोटी शाखें आग में डाल रहे थे। तो डैफ्नी बोली कि यूनुस, इस आग को देखो, किस शाखें जला के राख कर देती है। काश इंसान भी अपनी पुरानी यादें इन शाखों की तरह आग में फेंक के राख कर सकता। मुझे ऐसे ना देखो, हर किसी के पास 2 यादें होती है। एक वो याद होती है जो इंसान हमेशा याद रखता है, अपनी जिंदगी उस याद गुजर देता है, और एक याद ऐसी होती है जो इंसान याद रखना नहीं चाहता। ऐसी ही याद मेरे पास है। जब मैं छोटी थी मेरे वालिद साहब पी के आते थे और मेरी माँ को मारते थे, पर मैं और मेरा बड़ा भाई अपनी माँ को बचा नहीं सकते थे क्योंकि हम छोटे थे। मुझे कम जेब खर्ची मिलती थी, मेरे भाई को ज्यादा मिलती थी, पर मेरा भाई अपनी जेब से निकाल के मुझे दे के हिसाब बराबर कर देता था। फिर एक दिन खबर आई कि किसी अमारात मलबे तले मेरा भाई चल बसा। थोड़ी देर बाद हम गरीब से अमीर हो गए, मुझे भाई के पैसे भी मिलने लग गए, पर भाई ना मिला। अब तुम सुनाओ, तुम्हारी ऐसी कौन सी याद है? तो यूनुस ने कहा कि मुझे ऐसी याद नहीं। मैंने जाके अपनी मोम से पूछा कि मुझे मेरे 7 साल का बचपन याद क्यों नहीं है। तो मोम ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए तुम अपना बचपन भूल बैठे हो। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई याद है जो मुझे पता होनी चाहिए। तो मोम ने कहा कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं बोल पड़ा, फिर मुझे क्यों टूटी हुई इमारत को देखकर कोई बच्चा कहता कि ये बस गिरने वाली है, तो ये सुनकर एक याद क्यों याद आती है कि मैं एक बच्चे को रोक रहा हूँ टूटी हुई इमारत के पास जाने से, और इमारतों की गिरने की आवाजें क्यों आती है।
जैसे कि टंटला या कोई कियामत आ गई हो। तो मोम ने कहा कि ऐसा कोई बच्चा नहीं, ऐसी कोई याद नहीं, ये सब मेरे बच्चे तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। डैफ्नी, तुम्हें तो याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर डैफ्नी ने योनस को एक सूखी टहनी दे के बोली कि आओ आज रात ऐसा करे कि इस टहनी के अंदर एक अपनी बुरी याद जिसको हम याद रखना नहीं चाहते वो डाल के इस आग के हवाले कर देते हैं। फिर वो यादें हमें तंग नहीं करेगी। तो योनस ने कहा कि काश ऐसा होता। डैफ्नी बोली कि क्या यार, ऐसे मायूस ना हो, चलो अपनी आंखें बंद करके इसमें डालो। वो डाल देता है। फिर डैफ्नी बोली अच्छा लगा। तो योनस मुस्कुरा के चांद को देखता है जो बादल के पीछे छुपा था। तीसरी तरफ मुस्ताफा कमाल दरवाजा खोल के जलाल साहब के पास आ जाता है। जलाल ने कहा कि क्या वो आ गए? मुस्ताफा ने कहा कि नहीं जलाल साहब, पहले तो उन्होंने आने से साफ मना कर दिया था, फिर वो मान गए मगर एक शर्त पर। तो जलाल ने कहा कौन सी शर्त? और दूसरी तरफ जियान हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। इस्तानबुल की तेज तरार गाड़ियां दौड़ते हुए देख रहा था। तो जियान के पास सहर जियान को देख के आ जाती है और कहती है कि जियान बेटा। तो जियान ने कहा क्या ये आमी जान, जरा इस शहर की जलीम और तेज तरार गाड़ियां तो देखे, जैसे इनके लिए वक्त तंग हो गया हो। तो सहर ने कहा कि ये तो इस शहर की फितरत में है, इस शहर को छोड़ो, तुम अपना हाल बताओ। तो जियान ने कहा कि मुझे क्या होगा आमी? तो सहर ने कहा कि साफ जाहिर है तुम्हें खौफ है, वो तुम्हें भूल जाएगी। तो जियान मुस्कुराता है। तो सहर ने कहा कि वो तुम्हें सच्चा प्यार करती है, वो तुम्हें भूल नहीं सकती। अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो तुम उसे अपने बारे में याद कराओगे और कभी हार नहीं मानोगे। और जियान के सर पे हाथ फेरती है। दूसरी तरफ जेमरे आयशा के कमरे में बैठकर सो रही थी। जलाल साहब जेमरे को देखकर दरवाजा खोल के आ जाता है। आहट से जेमरे की आंख खोल जाती है और उठ जाती है। तो जलाल को कहता है कि मुझे देखकर कांप क्यों गई? मैं तो आम इंसान हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चलो बैठ जाओ। फिर जलाल साहब आयशा के पास जा बैठे और कहा कि अब आयशा की सेहत की खबर दो, कितनी बेहतरी की तरफ कामजान है। तो जेमरे बोली बेहतरी की तरफ नहीं बल्कि गिरफाल होती जा रही है। हालिया चंद दिन कब इसे तेज बुखार हो गया था जो आज तक बरकरार है। तो जलाल ने कहा कि ओ मेरी आयशा बेटी, मैं ऐसा क्या करो जिससे तुम ठीक हो जाओ? तो जेमरे ने कहा कि जलाल साहब अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी आयशा ठीक हो जाए तो मुझे आयशा की अद्वियात के सारे इख्तियारात दिए जाए। जलाल ये सुनकर गुस्से में जेमरे को देखता है। और तुम्हारी इस बात का ये मतलब है कि आयशा को अद्वियात गलत मिलती रही है? तो जेमरे बोली मेरा मतलब ये नहीं है, बस आप मुझ पे भरोसा करें। मैं ये चाहती हूँ कि मैं बाहर जाके अद्वियात ले आऊँ। जलाल जेमरे को देखता रहता है और इस्तानबुल की रात तेज रफ्तार से गुजर के दिन में बदल जाती है। अब हम देखते हैं एक मुलाजमा आयशा के लिए दवा लेके जा रही थी। नौर मैडम मुलाजमा मुस्कुरा के देख के दवा बदल देती है और कुछ पैसे थमा के गुजर जाती है।
वो मुलाजमा आयशा का दरवाजा नॉक करती है तो दरवाजा जेमरे खोलती है। ट्रे देखकर ट्रे लेके दवा उठा के मुलाजमा के हाथ में थमा देती है। मुलाजमा मायूस हो जाती है, ट्रे में कोई दवा रख देती है और दरवाजा बंद कर देती है। फिर मुलाजमा जाके नूर मैडम को बताती है। दूसरी तरफ डिमला कराचाई को होश आ जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर डिमला को एक एक फोटो दिखाते हैं। डिमला एक एक पहचान कर सबके नाम लेती है। अब डॉक्टर जियान की तस्वीर दिखाता है और अब ये बताए ये कौन है, तो डिमला कहती है कि मेरा ड्राइवर है। फिर शहर की फोटो दिखाई तो डिमला ने ये तो इस ड्राइवर आमी है और हमारे मेंशन की मुलाजमा है। फिर डॉक्टर ने सवाल किया कि ये साल कौन सा है, क्या आप बताएगी? तो डिमला ने कहा कि 2010। डॉक्टर साहब ये बड़ा अजीब सवाल था, अच्छा ये बताए मेरा भाई चीन को रागा बाबा कहाँ है, क्या वो नहीं आए? फिर डॉक्टर करीब आके कहा कि ये साल 2010 नहीं बल्कि 2023 है। आप अपनी यादाश्त खो चुकी है, आपने अब जिनको पुकारा है वो इस दुनिया में नहीं रहे। थोड़ी देर बाद डिमला और सहर हॉस्पिटल के बाहर बेंच पे बैठी थी तो सहर एक एक बात बताती रही और डिमला रो रो सुनती रही। दूसरी तरफ नो मैडम गुस्से में आके गार्डन में दवा सीसी गमला में दे मारी। नूर मैडम गेट की तरफ देखती है, वहाँ कुरियर वाला होता है जो गार्ड रिसीव करता है, पर कुरियर वाला कहता है ये पार्सल जेमरे कराचाई के लिए है, हमारी कंपनी के बड़े सख्त रूल है, हम उनके ही हाथ में देके। गार्ड कहता है वो नहीं आ सकती, उसे किसी से मिलने की इजाजत नहीं। नूर मैडम देख के आके कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो गार्ड ने बताया कि किसी मुलाजमा के लिए कुरियर आया है। तो नूर मैडम ने कहा कि क्या किसी मुलाजमा के लिए? कमाल है, इस मेंशन में मुलाजमा के लिए कुरियर आते हैं, आज मुझे पहली दफा पता चला, क्या मैं कुरियर देख सकती हूँ? मुझे भी तो पता चले ये मोहतरमा कौन है। तो कुरियर वाले ने कहा कि सॉरी मैडम, मैं आपको नहीं दे सकता, ये आपको देना ऐसा होगा जो हमारा अदारा जो मंसूबा बंदी करता है ये अमल खिलाफ वर्जी होगी। तो नूर मैडम ने अपने हैंड बैग में से रकम निकाल के दी और कहा कि अब खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं मैडम अब नहीं होगी और जाने लगा। तो नूर मैडम ने कहा कि चंद टुकड़ों पर अपना ज़मीर बेचने वाले इतनी बड़ी ईमानदारी की बातें नहीं करते। मुझे लगा कि तुम ईमानदार हो पर तुम बिक गए। इतनी जदोजहद किसके लिए कर रहे थे? बिकने के लिए। तुम्हारी जदोजहद देख के तुम्हें अपना खादिम बनाना चाहती थी, अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई। अगर मैं चाहूँ तो जहाँ तुम काम करते हो मैं उन्हें एक लम्हे में बता सकती हूँ कि तुम्हारा ईमानदारी के दावे करने वाले ने रकम ली है। एक लम्हा में तुम अपने काम से चलते बानोगे। तो उसने कहा कि मैडम, जिनके घर में बच्चे भूखे रहते हैं उनके वालिदैन ऐसा कम करने पर मजबूर होते हैं, और वो रकम अपनी जेब से निकाल के कचरा कुंडी में डाल के नाम आंखें करके चला गया। तो मैडम ने कहा कि ये रकम कचरा कुंडी में से उठाओ और ये लो, जिसका उसको दे दो। तो गार्ड जाने लगा तो नो बोली कि सुनो, मोहतरमा खदीमा का नाम क्या है? तो उसने कहा कि जेमरे कराचाई। नो एकदम गुस्से में आके और एकदम मुस्कुराहट ला के कहा कि इसे मुझे दे दो, मैं खुद उसे दे दूंगी। वो आगे जाके खोल के एक टेस्ट रिपोर्ट निकाली तो गुस्से में आके पढ़ के हाथ में कागज तोड़ मरोड़ दिया और कहा कि उस जेमरे जिस बात का डर था
ये लड़की वही काम कर रही है। नो जलाल से जा मिली और जाते साथ नर्म लहजा में कहा कि जलाल आप क्या कर रहे हैं। मैं समझी कि उस लड़की के साथ अपनी बहन का बदला ले रहे हैं, इस घर की मुलाजमा बना के, मगर अब जलाल साहब बदला लेते लेते प्यार के वासिले देने लग गए। कहीं ये बदला प्यार में तब्दील तो नहीं हो गया है। अपने घर के सारे हक और एक एक करके इख्तियारात लौटा रहे हो। तो जलाल कुर्सी से उठकर कहा कि नौर बेगम तुम किस इख्तियारात की बात कर रही हो। ऐसे मैंने उस लड़की को कौन सा इख्तियार दे दिया जिसकी बिना पर तुम इतनी अफसोदा हो। तो नौर ने कहा कि आयशा की बात कर रही हो। तो जलाल ने कहा कि आयशा की बात क्या। तो नौ ने कहा कि मैं आयशा की अद्वियात के बारे में पूछ रही हूँ, क्या आपको मुझ पर यकीन न रहा। तो जलाल ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम आयशा की आंटी हो, पर तुम भूल गई हो कि वो लड़की उसकी बड़ी बहन है। नौर ने कहा कि मगर उस्तेली और नाजायज भी। तो जलाल ने कहा कि तुम्हें इस बात का डर है ना कि आयशा को कोई ना पहचाने, तो वो लड़की ऐसी नहीं है। दरअसल मैं बताना भूल गया, वो एक नर्स है। फिर नो ने कहा कि क्या वो नर्स है। मैं समझी कि वो एक आम लड़की है। मैं समझी कि आयशा गलत हाथों में है। इतने में एक खादिम आ जाता है और कहता, जलाल साहब आपके कहने पर नौर मैडम का कमरा खाली कर दिया है। तो नो ने कहा कि अब ये क्या है जलाल। तो जलाल ने कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए तुम इसकी मुलाजमा बनोगी और ना ही बताओगी कि हम शादीशुदा है। उसके साथ ही जालिम इस्तांबुल का 42 का हिस्सा थरी खत्म हो जाता है, जिसके राइटर शेर अफगन है। और शेरू प्लेलिस्ट टीवी सुनने शुक्रिया।